The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप शो। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 14 जून 2020 से लेकर आज तक ये लाइन आपने कितनी बार सुनी और कितनी बार आपको वाकई कोई बड़ी बात बताई गई, तथ्यों के आधार पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर घूम रही प्रोपेगेंडा या कंस्पिरेसी की थ्योरीज के आधार पर नहीं। क्या 3.5 महीने से हम इस मामले में सिर्फ सवाल पूछते रह गए बिना इस बात की परवाह किए कि जवाब क्या है? आज बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे, क्योंकि एम्स के बाद अब सूत्रों के हवाले से सीबीआई जांच के बारे में भी यही पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा आपको जटिल होते जा रहे हाथरस मामले के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी बताएंगे, और ये भी कि शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या जरूरी फैसला आया। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का ये वीडियो। पूरा देश इस बात पर गौर करे और हर जांच एजेंसी गौर करे कि आज जब बाजरे की फसल कटाई हो रही है, उसकी सूखा खेत है, तो बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जिसको काटने ये लड़की माँ भाई को छोड़कर चली गई? कौन सी घास थी? तो बहुत बड़ा सवाल है गांव देहात के अंदर। इन लड़कियों को जब अकेले में घास काटनी होती है तो इनको गन्ने का खेत मिलता है, मक्के का खेत मिलता है, अरहर का खेत मिलता है, बाजरे का खेत मिलता है, और कहीं इनको घास ही नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि किस बात के 25 लाख? ये जनता की कमाई है। किस बात के लिए मकान? किस बात के लिए उसे तमाम सुविधाएं क्यों दिया जा रहा है? आप जिन्हें सुन रहे थे वो बाराबंकी के बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव हैं। हाथरस मामले में परिवार और पुलिस के वर्जन के बीच लोगों के बजबजाते पूर्वाग्रह सामने आए, जिसमें किसी भी तरह घूम फिर कर लड़की को ही अपराध का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। नेताजी भी यही कर रहे हैं। नेताजी ने हाथरस पर अंतिम फैसला सुना दिया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट भी अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। नेताजी जांच एजेंसियों का आह्वान करते हैं और एक गूढ़ सवाल दागते हैं कि बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जो लड़की घास काटने गई थी। आगे गन्ने और मक्के के खेत पर भी जो उन्होंने कहा आपने सुना। पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से दिए गए मुआवजे पर भी वो प्रश्न खड़े करते हैं। कहते हैं किस बात के 25 लाख? ये जनता की कमाई है। पूरे बयान में वो अक्सर ये लड़कियां इन लड़कियों को जैसे संबोधन इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले उनका एक और वीडियो सामने आया था जिसमें बेहुदा तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगहों पर पाई जाती हैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, नाले में पाई जाती हैं। उन्होंने लड़कों को बरी करते हुए कहा कि आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? ये पूरे देश के स्तर पर जांच का विषय है। मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हो गए। नेताजी मुबारक हो, आप ऊट पटांग बयान देकर मशहूर होना चाहते थे, आप हो गए। और समाज को भी ऐसे नेताजी मुबारक हो। कोई अतिरिक्त लेक्चर नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि बाराबंकी हो, यूपी हो, पूरा देश हो, कोई भी पार्टी हो, जहां जहां ये नेताजी हैं वहां वहां जनता जी जाने कि उसे इन नुमाइंदों को अपनी नुमाइंदगी सौंपनी है या नहीं। लड़कियां कहीं भी जा सकती हैं, खेत में, खलिहान में, किसी भी वक्त, और कहीं भी जाने पर उन्हें मारा नहीं जा सकता। इतनी सीधी सी बात है जो संविधान कहता है, समझ में क्यों नहीं आती? अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 72,049 मामले सामने आए, 986 लोगों की मौत हुई।
इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए हैं देश में 67,57,132। एक्टिव मामलों की संख्या है 9,07,883। ठीक हुए मरीजों की संख्या 57,44,694 और कुल मौतें 1,04,555। अगली सुर्खी चर्चित शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ी है। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध में हुए शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और बिल्कुल दुरुस्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं कर सकता। विरोध प्रदर्शन तय स्थानों पर होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों को ब्लॉक करना स्वीकार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क जाम के खिलाफ दायर की गई कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। जस्टिस एसके कौल, कृष्ण मुरारी और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा। शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़क ब्लॉक को हटाया जाए। इसके लिए उन्हें कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सीएए को चुनौती का मामला अलग से अदालत में लंबित है, इसलिए कोर्ट ने सीएए पर टिप्पणी नहीं की। हम सब जानते हैं कि सीएए के विरोध में शाहीन बाग में दिसंबर 2019 से 100 से ज्यादा दिनों तक धरने पर मुस्लिम महिलाएं बैठी। बाद में मार्च 2020 में कोविड संक्रमण के चलते धारा 144 लगी, प्रदर्शन हट गया। तब प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को पत्र भी लिखा था कि दिल्ली पुलिस जबरन प्रदर्शन को हटा रही है। इस प्रदर्शन के खिलाफ वकील अमित साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश में अलग अलग व्यक्तियों को, राजनीतिक दलों को, समूहों को यह समझना होगा, आपकी आरक्षण पर मांग है, आपकी किसी भी सरकारी नीति पर मांग है, आपको कोई हक नहीं है रेल की पटरियों पर, सड़कों पर कब्जा करने का और दूसरों की जिंदगी को बाधित करने का। आपका संख्या बल कम है, आपका संख्या बल ज्यादा है। इससे आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण करें। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के तौर तरीके हैं, उनके अनुसार करें। और लोकतंत्र में विरोध जताने के कई तरीके हैं। आप कई अभिनव तरीके अपना सकते हैं। कुछ ना हो तो गांधी जी का सत्याग्रह बांच लें, समझ में आ जाएगा कि रचनात्मकता क्या है। लेकिन सड़कों पर कब्जा करना, पटरियां उखाड़ना, इस तरह की हरकतें करना, गाड़ियां जलाना, ये कतई स्वीकार्य नहीं है किसी भी किस्म के प्रदर्शन में, किसी भी राजनीतिक या वैचारिक दल के द्वारा। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। यहां भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड ने कहा कि शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। शोपियां के सुगन गांव में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 6 अक्टूबर को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा सेना की चिनार कोर ने कहा कि आज पाकिस्तान ने उड़ी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, मोर्टार दागे और इसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया गया। अगली सुर्खी बिहार से। जब से जेडीयू बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक हुआ, सब यही पूछ रहे थे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी का क्या हुआ। इस सवाल का जवाब आज मिला। बीजेपी ने महागठबंधन से एनडीए में आए मुकेश सहनी के लिए जगह बनाई। उनकी विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी। साथ ही कहा कि भविष्य में एक विधान परिषद सीट भी दी जाएगी। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन ने हमें धोखा दिया, सीटों को लेकर उलझाए रखा। पिछले दिनों जब महागठबंधन की ओर से सीटों का ऐलान किया जा रहा था, तब मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करते हुए महागठबंधन यानी कि यूपीए से बाहर आने का ऐलान किया था। बिहार में इस गठबंधन को, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और अब लेफ्ट पार्टियां हैं, महागठबंधन कहते हैं। 6 अक्टूबर को एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ था। जेडीयू को 122, बीजेपी को 121। जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को टिकट देंगे, सीटें देंगे और बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी को। एक जो बड़ा इनका एलाय था लोक जनशक्ति पार्टी, वो पहले ही एनडीए से अलग हो चुका है। बाकी सहयोगियों को जैसे जैसे सीटें मिलती जाएंगी और दूसरे गठबंधनों में हम बताते रहेंगे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत मिले थे। मामले की शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन मौत के तकरीबन 1 महीने बाद सुशांत के परिवार ने इसे हत्या मानते हुए मामले की जांच करने की मांग की। मुंबई की इस घटना पर पटना में एफआईआर हुई।
2 राज्यों की खींचतान सुप्रीम कोर्ट तक गई और आखिरकार जांच सीबीआई को दे दी गई। लेकिन जांच का काम एजेंसियों से ज्यादा उन कंपनियों ने किया जिन्होंने नाम के आगे न्यूज चैनल लिखा है। बात डिप्रेशन से शुरू होकर नेपोटिज्म पर गई। फिर सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए तो कुछ दिन पूरे देश ने इस विचार में लगाए कि आखिर रिया ने सुशांत को क्यों मारा होगा। पैसों के गबन का इल्जाम था तो ईडी भी मैदान पर उतर आई, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं। फिर कुछ दिनों बाद तीसरी एजेंसी की एंट्री हुई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। इसी एजेंसी द्वारा कायम किए गए ड्रग्स से संबंधित मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक जेल भेजे गए। इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बात बाहर आई कि एम्स के पैनल ने माना है कि सुशांत की मौत हत्या न होकर खुदकुशी का मामला है। एम्स के इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सुधीर गुप्त। पैनल के मुताबिक सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला और ये मामला हत्या का नहीं आत्महत्या का था। लेकिन न्याय की ठेकेदारी करने वाले मांग कर रहे हैं उन्हें 302 चाहिए, जैसे कोई सड़क पर बिकती रेवड़ी हो जिसकी मांग करने लगता हो कोई जिद्दी बच्चा। इस बीच हमारे सामने खबरें आती हैं सूत्रों के हवाले से जिसमें दावा होता है कि सीबीआई को सुशांत की हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। एजेंसी अब इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है। खबरें हैं कि अब देखा जाएगा कि खुदकुशी के इस मामले में क्या रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका थी, क्या किसी तरह की पेशेवर प्रतिद्वंदिता कारण बनी खुदकुशी की, क्या फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद की भूमिका थी, क्या ड्रग्स और सुशांत की मानसिक सेहत की कोई भूमिका थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया कि सीबीआई को सुशांत के बैंक खातों की जांच में भी कोई ऐसी बात पकड़ नहीं आई जिसके चलते ये माना जाए कि पैसों के लालच में रिया ने सुशांत को आत्महत्या की तरफ धकेल दिया। ये बात अहम है क्योंकि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में कराई एफआईआर में रिया पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच एजेंसी मोटिव तलाशती है कि आरोपी ने अपराध किया क्यों। तकरीबन 2 महीने से चल रही सीबीआई जांच में ऐसा एक भी कारण नहीं मिला। कम से कम ऐसी जानकारी एजेंसी की तरफ से सार्वजनिक तो नहीं ही की गई। बाकी एजेंसी की सुरक्षा में स्क्रीनशॉट कैसे सार्वजनिक होते हैं हम और आप जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ठोस होता तो जरूर लीक होता, चपल पत्रकारों तक पहुंचता, अब तक नहीं पहुंचा। यही नहीं, दिशा सालियान की मौत से भी सुशांत की मौत के किसी संबंध के बारे में पता नहीं चला। सीबीआई का कहना है कि वो अब भी सभी पहलुओं पर जांच करेगी, करना भी चाहिए, किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई, ये जांच एजेंसी का या फिर कोर्ट का काम है। लेकिन सुशांत के परिवार ने एक नई फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की मांग उठाई। इसी मांग की सूचनाओं के बीच एक खत भी सामने आया सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह का। इन्होंने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखकर एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इंडिया टुडे के लिए दिव्येश सिंह ने विकास सिंह के खत का अध्ययन किया और उनके सवालों के जवाब मुंबई की उस टीम से मांगे जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। क्या है सवाल? सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून को रात में ही क्यों कर दिया गया? और इसका जवाब है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कहा था। ऐसा कोई नियम नहीं जो रात में पोस्टमार्टम को अवैध साबित करता हो। 2013 में आए एक सर्कुलर के तहत रात में पोस्टमार्टम हो सकता है। अगला सवाल पूछा गया कि क्या इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति ली गई थी? और जवाब है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति तब चाहिए होती है जब मामला कस्टडी में मौत या दंगे का हो। सुशांत का मामला सीआरपीसी की धारा 174 के तहत दर्ज हुआ था। ऐसे मामलों में पुलिस पोस्टमार्टम के लिए कह सकती है। पुलिस अपने साथ सुशांत सिंह की बहन के दस्तखत वाला बयान भी लेकर आई थी। बाद में सुशांत की जीजा ओपी सिंह, जो कि हरियाणा पुलिस में एडीजी हैं, और सुशांत की बहन वहां पहुंचे। फिर सवाल आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी इंजरी की बात क्यों नहीं है, चोट की बात। रिपोर्ट के कॉलम 17 में लिगेचर मार्क्स का जिक्र है, माने ऐसे निशान जो रस्सी या केबल या किसी लंबी चीज से गला घोटने पर बनते हैं। इसके अलावा कोई चोट नहीं मिली। विसरा जांच के अलावा किस तरह मालूम किया गया कि यह हत्या नहीं है, यह अगला सवाल है। और इसका जवाब कि शरीर पर कोई चोट नहीं थी। सुशांत के कमरे में संघर्ष के सबूत नहीं मिले। गले पर मिले लिगेचर मार्क्स उस कपड़े से मेल खाते थे जिससे सुशांत सिंह का शरीर लटका मिला। गले पर कपड़े के रेशे भी मिले। कपड़ा सुशांत के कुर्ते का था। इसे कलीना फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भी भेजा गया और पता चला कि यह कपड़ा 200 किलो तक का वजन उठा सकता था। इससे तय हुआ कि कपड़े में सुशांत का वजन सहने की ताकत थी। फिर सवाल उठा कि टेजर गन के इस्तेमाल और मौत के समय पर क्या जानकारी है। टेजर गन गले पर जलने के निशान छोड़ती है, लेकिन सुशांत के गले पर लिगेचर मार्क्स मिले जलने के निशान नहीं। पोस्टमार्टम के बाद विस्तृत रिपोर्ट में बताया गया था कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम के 10 से 12 घंटे पहले हो गई थी।
सुशांत के परिवार ने बेटा खोया है। उन्हें यह हक है कि वो अपनी तमाम आशंकाओं का समाधान पाएं। लेकिन बीते 2 दिनों में ऐसी कुछ बातें सामने आई जो सुशांत मामले में ऐसी लोगों की दिलचस्पी के बारे में बताती हैं जिनका एक्टर से कोई संबंध नहीं। हमारे लिए नाम गिनाना आसान है, लेकिन लल्लन टॉप ने तय किया है कि ठोस जानकारी को ही आप तक पहुंचाया जाए। ठोस मतलब ऐसी जानकारी जिसका कोई आधार हो, उस जानकारी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई प्रस्तुत हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट की। इसे प्रोफेसर जोयोजीत पॉल ने तैयार किया, जिसमें सईदा जैनब अकबर, अंकुर शर्मा, हिमानी नेगी और अनमोल पांडा ने मदद की। इस रिपोर्ट का नाम है एनाटमी ऑफ र्यूमर, सोशल मीडिया एंड द सुसाइड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। इसके लिए 1 लाख ट्वीट्स और 7,000 यूट्यूब वीडियोस का अध्ययन किया गया, जो 14 जून से 12 सितंबर के बीच इंटरनेट पर पोस्ट किए गए। शोधकर्ताओं का दावा है कि मुद्दे की शुरुआत में सारा विमर्श मेंटल हेल्थ पर केंद्रित था। लल्लन टॉप ने भी एक शो किया था इस पे, लेकिन इसके बाद कॉन्स्पिरेसी से संबंधित टॉपिक्स पर ज्यादा बात होने लगी। भाजपा ने कांग्रेस की बनिस्बत ज्यादा एग्रेसिवली हत्या वाले एंगल पर बात की, बजाय सुसाइड वाले एंगल के। मुंबई पुलिस भाजपा नेताओं के निशाने पर रही। इस शोध में 2 समाचार संस्थानों की कवरेज पर भी सवाल उठाए गए। इंडिया टुडे से बात करते हुए प्रोफेसर जोयोजीत ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई बातों में कई पैटर्न पकड़ में आए। जैसे कोई यूट्यूब पर अगर कोई संदेहास्पद बात कहता तो उसके बारे में वैसी ही सामग्री दूसरी जगहों पर नजर आने लगती। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई पोस्ट इटली, जापान, पोलैंड और स्लोवेनिया जैसे देशों से हुए। मीडिया रप्टों में दावा किया गया कि 14 जून के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तकरीबन 80,000 फेक अकाउंट बनाकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कई लोगों ने इस आर्ग्यूमेंट के काउंटर में रिया चक्रवर्ती के पक्ष में जो अकाउंट क्रिएट किए गए उनका हवाला दिया। सबके अपने अपने दावे। न्याय की मांग करना अपराध नहीं है, उसके लिए लामबंद होना भी अपराध नहीं है, और ना ही ऐसी लामबंदियों के लिए किसी मंच का इस्तेमाल करना अपराध है। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सस्ती TRP और फूहड़ राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए तूल दिया गया, उसका गवाह वो भारत भी है जो जवाब सुने बगैर सवाल पूछने का आदी हो चला है। इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बंगाली लड़की ने मार दिया, जादू टोना कर दिया, पैसा हड़प लिया, ड्रग्स दे दिया गया, बाहरी होने को लेकर काम नहीं दिया गया, लिस्ट बहुत लंबी है। 2 महीने से जांच में लगी CBI इनमें से एक भी थ्योरी पर कोई पक्का सबूत नहीं जुटा पाई। लेकिन इस मामले पर मचे शोर ने न जाने कितने मुद्दों पर होने वाले विमर्श और चर्चा की जगह हथिया ली। अब भी वक्त है अपने इर्द गिर्द पक्की सूचनाओं पर ध्यान दीजिए। चलते चलते आपको एक पक्की सूचना और देते हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पिछले कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को आज 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। 1 लाख के मुचलके के अलावा कोर्ट ने कहा कि रिया को 10 दिनों तक पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बिना कोर्ट की इजाजत के रिया विदेश यात्रा नहीं करेंगी और अगर मुंबई से बाहर जाना हो तो जांच अधिकारी को सूचित करेंगी। इस पूरे मामले पर जमानत में बहस के दौरान जो वकील थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो बोले कि रिया के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना चाहिए, सामान्य प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ये लोग रोल मॉडल हैं, समाज पर गलत असर पड़ता है। कोर्ट ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि जब कोर्ट के सामने किसी कथित सेलिब्रिटी को अतिरिक्त रियायत नहीं मिलती तो सजा में अतिरिक्त सख्ती की बात क्यों कही जाए। रिया के अलावा सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और आरोपी दीपेश सावंत को भी जमानत मिली, लेकिन रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और आरोपी अब्दुल बासित की जमानत अर्जी खारिज हो गई। रिया पर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने के आरोप हैं। उन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल NDPS कोर्ट ने रिया और शौविक समेत 18 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। मामले की जांच कर रही NCB ने कहा कि वो जमानत के खिलाफ अपील करेगी। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब बात हाथरस मामले की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की जांच कर रही SIT टीम को रिपोर्ट फाइल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि कोर्ट की निगरानी में CBI जांच कराई जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जबान से तमाम तरह की सूचनाएं बरस रही हैं। परिवार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि परिवार CBI जांच और नार्को टेस्ट नहीं चाहता। कई तरह की थ्योरी चल रही हैं। पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन पर तो सवाल बने ही हैं। आज हम आपको परिवार और पुलिस प्रशासन की बातें सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि पता चल सके
कि हाथरस का मामला फिलहाल कहां खड़ा है। सबसे पहले जानिए कि परिवार ने अब तक क्या कहा और कौन से आरोप लगाए। मृत लड़की की मां की बात सुनिए। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में मां ने कहा कि मुझे अब से पहले अंग्रेजी का रेप शब्द नहीं पता था। आज हमें साबित करना पड़ रहा है कि मेरी बेटी का रेप हुआ। 14 सितंबर की घटना को याद करते हुए वो बताती हैं कि बूलगढ़ी गांव में लड़की अपने भाई और मां के साथ खेत में चारा काटने गई। मां का कहना है कि जब बुलाने पर उसकी तरफ से जवाब नहीं आया तो उन्हें लगा कि बेटी घर चली गई होगी, लेकिन उसकी एक चप्पल रोड पर मिली। खोजबीन शुरू हुई। बकौल मां उनकी बेटी बेहोश मिली। शरीर के निचले हिस्से पर कपड़े नहीं थे, मुंह से खून आ रहा था। घटना के बाद लड़की का भाई और मां पास के पुलिस स्टेशन गए। पीड़िता को जिला अस्पताल भेजा गया। इसी दिन उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। तब पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और संदीप को आरोपी बनाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि 17 सितंबर को पीड़िता को होश आया और उसने गैंगरेप की बात कही, आरोपियों का नाम लिया। परिवार का कहना है कि 17 सितंबर को रेप की शिकायत की गई तो पुलिस ने पीड़िता का बयान लेने की बात कही। घटना के बाद एक कथित वीडियो वायरल हुआ जिसमें पीड़िता की मां ने संदीप का नाम लिया, जिसने लड़की पर हमला किया। उन्होंने रंजिश की बात की, गला घोंटने का जिक्र किया, लेकिन इसमें रेप का जिक्र नहीं था। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का एक कथित वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पीड़ित परिवार से कहते हैं कि आप बार बार बयान बदल रहे हैं। इसके बाद 29 सितंबर को पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत होती है। प्रशासनिक लापरवाही के फिर कई रूप सामने आते हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि बिना उन्हें बताए शव लड़की के गांव ले जाया गया। 30 सितंबर को रात 2:30 से 3 बजे पुलिस शव का अंतिम संस्कार करती है। परिजन आरोप लगाते हैं कि वहां परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जबकि पुलिस इस बात से इनकार करती है। आधी रात को हुए इस अंतिम संस्कार के कई वीडियो सामने आए, जिसके बाद प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठे। अब आपको बताते हैं कि पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरे मामले में क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया कि परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। किसी तरह प्रशासन शव को वहां से ले जा पाया। इसके उलट परिवार का कहना है कि शव के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया। अंतिम संस्कार को लेकर सरकार ने कहा, असाधारण परिस्थिति और गैर कानूनी घटनाओं के चलते जिला प्रशासन ने मजबूरी में पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में किया ताकि हिंसा टाली जा सके। लेकिन इस घटना का जितना भी बचाव सरकार करे, इसे किसी भी तरह जायज ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। पुलिस की तरफ से बताया गया कि शुरू में पीड़िता और उसकी मां ने गर्दन में लगी चोट के अलावा किसी चोट की बात नहीं कही। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 2 बार बयान दिया, 19 और 22 सितंबर को। पुलिस का कहना है कि 22 सितंबर को ही उसने रेप की बात कही। हालांकि परिवार का कहना है कि 17 सितंबर को रेप की शिकायत की गई थी। 12 सितंबर को मेडिकल जांच हुई और शुरुआती जांच के हवाले से बताया गया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी यही बात दोहराई और कहा कि सैंपल में स्पर्म नहीं पाया गया। पूरे प्रशासन ने रेप की बात से इनकार किया। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात से विरोधाभास भी पैदा हुआ। एएमयू मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर अजीम मलिक ने कहा कि फॉरेंसिक सैंपल 11 दिन बाद लिए गए, जबकि घटना के 96 घंटे के भीतर सैंपल इकट्ठा करने का प्रावधान है। अब इस पूरे मामले में यूपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कर रही है। यूपी सरकार के मुताबिक सूबे में राजनीतिक दलों के लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से फेक हैंडल्स के जरिए फेक न्यूज चला के एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, जिसका मकसद यूपी सरकार के गणमान्य लोगों की इमेज खराब करना था। इस सिलसिले में एक वेबसाइट का भी जिक्र हुआ, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम का। कहा गया कि इससे छवि खराब करने की कोशिश हुई। हालांकि ये वेबसाइट अब हटा ली गई है, लेकिन इसका कैशे वर्जन अभी मौजूद है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट में ब्लैक प्रोटेस्टर्स और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र मिलता है, जिनका संबंध अमेरिका से है, न कि उत्तर प्रदेश से। पुलिस इस मामले में 1.5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एक एफआईआर में यह भी लिखा कि अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी के लिए 50 लाख का प्रलोभन दिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित तौर पर संबंध रखने वाले 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार भी किया गया। इसमें एक केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन है। वहीं दावा है कि जाति दंगा फैलाने के लिए मॉरिशस से फंडिंग हुई। इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। इस सारे हंगामे के बीच पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। परिवार ने गांव में खतरे की आशंका जताई। उसका कहना है कि वो गांव छोड़ना चाहता है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे।
सुशांत मामले की तरह हम यहां भी अपील करेंगे, अफवाहों और अनुमानों से ज्यादा पक्की खबरों में आस्था रखें। सत्य के स्वभाव में होता है प्रकट होना, बस उसके लिए आपको सतर्क रहना और सही सवाल पूछते रहना जरूरी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में हमेशा की तरह कविता, मदन कश्यप की कविता सुनिए आज, और ध्यान से सुनिए। सर्कस में शेर से लड़ने की तुलना में बहुत अधिक ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है जंगल में शेर से लड़ने के लिए। जो जिंदगी की पगडंडियों पर इतना भी नहीं चल सका कि सुकून से 4 रोटियां खा सके, वो बड़ी आसानी से आधी रोटी के लिए रस्सी पर चल लेता है। तमाशा हमेशा ही सहज होता है, क्योंकि इसमें बनी बनाई सरल प्रक्रिया में चीजें लगभग पूर्व निर्धारित गति से चलकर पहले से सोचे समझे अंत तक पहुंचती हैं। कैसा होता है वह देश जिसका शासक बड़े से बड़े मसले को तमाशे में बदल देता है और जनता को तमाशबीन बनने पर मजबूर कर देता है। तमाशबीन बनने से बचिए, क्योंकि आपको नागरिक बनना है। इसी अपील के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।